तो वेलकम है दोस्तों हमारे जेटपैक कंपोज सीरीज के सबसे पहले वीडियो में। आज हम जानेंगे कि ये वीडियो किस चीज़ के बारे में होने वाला है, इस वीडियो में क्या क्या चीज़ें आएंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये वीडियो जो है वो दो पार्ट्स में होने वाला है। आज ये वीडियो जो है वो सबसे पहला पार्ट है। इस पार्ट में हम जानेंगे कुछ कंसेप्ट के बारे में, वर्ड्स के बारे में, टर्म्स के बारे में। हम हमारी वोकेबलरी, कंपोज के अंदर जो डॉक्यूमेंटेशन लिखा हुआ है या फिर कंपोज की वर्ल्ड में जो भी वर्ड्स यूज किए जाते हैं, हम उन चीज़ों को पहले समझेंगे, उन कंसेप्ट को समझेंगे। कहने में हम कह सकते हैं कि ये एक फाउंडेशन लेवल की चीज़ें हैं, तो पहले हम उनको अच्छे से समझेंगे। सेकंड पार्ट का जो वीडियो आएगा, जो कि हमारी सीरीज का जो पहला वीडियो है, इसका जो सेकंड पार्ट आएगा वहां पे हम कोड लेवल पे देखेंगे। तो आज हम ये फर्स्ट पार्ट चालू करने वाले हैं, तो ये स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करने वाले हैं जेटपैक कंपोज के बारे में। सबसे पहले हम टॉपिक्स लिख लेते हैं कि हम कौन कौन से टॉपिक्स के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कंपोजिशन के बारे में। कंपोजिशन, ठीक है, कि भाई कंपोजिशन क्या होता है, कैसे इंटरनली काम करता है। दूसरे हम बात करेंगे रिकम्पोजिशन के बारे में। रिकम्पोजिशन, रिकम्पोजिशन क्या होता है, कैसे होता है, वो हम बात करने वाले हैं। थर्ड हम बात करेंगे स्लॉट टेबल के बारे में। स्लॉट टेबल क्या होती है, कैसी दिखती है, इंटरनली क्या होती है। फोर्थ हम बात करेंगे गैप बफर के बारे में। गैप बफर क्या है, ये कंसेप्ट क्या होता है, ये इंटरनली कैसा दिखता है, और क्या ये कोई डेटा स्ट्रक्चर है, कोई एल्गोरिथम है, ये क्या चीज़ है, उस बारे में हम बात करने वाले हैं। फिफ्थ हम बात करेंगे कंपाइलर के बारे में। इस पूरे ही जेटपैक कंपोज के अंदर कंपाइलर का क्या रोल है, कंपाइलर ऐसा क्या काम करता है जिसकी वजह से ये सब चीज़ें चलती हैं, वो हम बात करने वाले हैं। सिक्स्थ हम बात करेंगे एट द रेट कंपोजेबल। एट द रेट कंपोजेबल क्या है, कैसे काम करता है, ये हम बात करने वाले हैं। सेवेंथ हम बात करेंगे मेमोइजेशन के बारे में। मेमोइजेशन क्या होता है, आपने अपने डीएसए की क्लासेस में पढ़ा होगा मेमोइजेशन के बारे में। हम थोड़ा और इसको डिटेल में समझेंगे। मेमोइजेशन के अंदर फिर दो पार्ट निकल के आते हैं जो कि हम 8 पॉइंट पे लेने वाले हैं। पोजिशनल और फंक्शनल, क्या बोल सकते हैं इसको, पोजिशनल और फंक्शनल मेमोइजेशन के दो अलग अलग चीजें होती है। तो ये क्या होती है, यहाँ पे इन चीजों का क्या काम है, वो हम देखने वाले हैं। और लास्ट हम देखने वाले हैं कंपोज ट्री के बारे में, कि कंपोज ट्री क्या होता है। तो ये ऑल ओवर हमारे पास ये 9 पॉइंट्स है जिनके बारे में आज कंसेप्ट लेवल पे हम बात करने वाले हैं। हम समझने वाले हैं कि ये चीजें कैसी दिखती है। और अगेन, इस सीरीज का ये पहला वीडियो है। इस वीडियो का जो सेकंड पार्ट होगा उसमें हम ये सारी चीजें कोड में भी अंदर जाके देखेंगे। तो आज हम इन चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं स्क्रीन को क्लीन कर लेता हूँ। सबसे पहला पॉइंट हम अभी क्या पढ़ने वाले हैं, कंपोजिशन के बारे में। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं। लेट सपोज मेरे पास यहाँ पे एक मोबाइल है, और यहाँ पे मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ बहुत ही पॉपुलर ऐप इंस्टाग्राम के बारे में। यहाँ पे हम इंस्टाग्राम पे देखते हैं कि अलग अलग लोगों की स्टोरीज ऊपर आती है, और उसके बाद यहाँ पे नीचे फीड्स आते हैं, अलग अलग फीड्स आते हैं। फीड्स के अंदर इमेज होती है, टेक्स्ट लिखा हुआ होता है, काफी सारी चीजें होती है। ठीक है, तो ये फोन के अंदर एक यूआई होता है। अब हम समझ रहे हैं भाई कंपोजिशन क्या होता है। तो सबसे पहले बेसिक इंग्लिश, इंग्लिश में लिखा हो, इंग्लिश में हम बोलते हैं कंपोज। आपने सुना होगा भाई वो कंपोजर है, गाने बनाता है। कंपोजर, कंपोज करना, मतलब सिंपल भाषा में अगर समझे तो ये है कि भाई कोई चीज को बनाना, कोई चीज को दिखाना, या फिर बनाना ही बोल सकते हैं मेजरली। तो उसे कंपोज करना कहते हैं। भाई कंपोज है, ये कंपोज करना है। ठीक है, अब कंपोजिशन मतलब जो बनाया गया। लेट्स सपोज मैं ये बोल सकता हूँ कि मैंने स्क्रीन पे ये जो यूआई बनाया है, ये स्क्रीन जो मैंने यूआई कंपोज किया है, ये मेरी कंपोजिशन है। ठीक है, तो ये मेरी कंपोजिशन है। तो यहाँ पे हमें एक बार बेसिक ब्रीफ में बिल्कुल समझ में आ गया कि भाई कंपोजिशन वर्ड का मतलब क्या होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने बात करी थी दूसरे पॉइंट की। दूसरे पॉइंट को भी इसी के साथ में समझते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है हमारा, रिकम्पोजिशन। दूसरा पॉइंट क्या है हमारा, रिकम्पोजिशन। ठीक है, रिकम्पोजिशन क्या होता है भाई, कंपोजिशन तो यूआई बनाना, यूआई को स्क्रीन पे लाना, कंपोज करना। रिकम्पोजिशन क्या है, उसी यूआई को अपडेट करना, उसी यूआई को वापस रेंडर करना, री रेंडर करना। करेक्ट है, ये हमें समझ में आ गया भाई। री रेंडर करना मतलब कुछ ना कुछ तो स्क्रीन पे अपडेट कर रहा होगा। जैसे आपने देखा होगा
कितनी बार क्या होता है, हमने इंस्टाग्राम की ऐप खोल रखी है, अब यहाँ पर अगर एक और स्टोरी ऐड ऑन होगी है वो यहाँ पे अपडेट हो जाएगी। लेट सपोज यहाँ पे अगर कुछ नया कमेंट आ गया है तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो इस तरीके से एक एक चीज जो अलग अलग चीजें अपडेट होती है, वो आप उसे बोल सकते हो रिकम्पोजिशन। ठीक है, तो अब हमें बेसिक इंग्लिश में ये समझ में आ गया कि भाई कंपोजिशन का मतलब क्या होता है और रिकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है। बट जेटपैक कंपोज के अंदर, एंड्रॉइड के अंदर, जेटपैक कंपोज के अंदर इन चीजों को क्या लेना देना है वो थोड़ा डिटेल में समझाओ। ठीक है भाई, देख लेते हैं। अभी सबसे पहले हम ये फोकस करते हैं कि कंपोजिशन कब होता है और रिकम्पोजिशन कब होता है। मैं यहाँ पे अभी थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिखने की कोशिश करूंगा। जब भी मैं सी लिखूंगा आपको समझना है कंपोजिशन, और जब भी मैं REC लिखूंगा आपको समझना है रिकम्पोजिशन। ठीक है, ताकि ज्यादा लंबा नहीं लिखना पड़े। अब यहाँ पे क्या हो गया, जब पहली बार आपका UI स्क्रीन पे आता है तो वो हो जाती है आपकी कंपोजिशन। उसके बाद जब भी आपका डेटा, कोई भी स्पेसिफिक डेटा है अगर आपका स्क्रीन पे, कोई भी स्पेसिफिक डेटा है अगर आपका स्क्रीन पे, कोई स्टोरी, कोई फीड, कुछ भी डेटा अगर वो अपडेट हो रहा है किसी भी वजह से, बहुत क्या क्या रीजन हो सकते हैं। नेटवर्क कॉल आ गया है, नेटवर्क ने अपडेट कर दिया है, डेटा कोई चेंज हो गया है, या फिर यूजर ने कोई बटन दबाया है जिसकी वजह से कुछ स्पेसिफिक चीज अपडेट हो रही है, स्पेसिफिक आइटम अपडेट हो रहा है, तो वो रीजंस होते हैं रिकम्पोजिशन के। ठीक है, तो यहाँ पे हमें बेसिक ये चीज समझ में आ गई है कि भाई कंपोजिशन ने यूआई रेंडर किया स्क्रीन पे, रिकम्पोजिशन ने वो यूआई को अपडेट किया स्क्रीन पे। ठीक है, ये इतना हमें समझ में आया। ये समझना है हमें कि भाई कंपोजिशन जब होती है और जब रिकम्पोजिशन होती है, तो कंपोज जो है वो इंटरनली ऐसा क्या कर रहा है जिसकी वजह से कंपोजिशन, रिकम्पोजिशन, ये सब चीजें परफॉर्म हो रही है, ये सब चीजें एग्जीक्यूट हो रही है। ठीक है, अब वो चीजें समझने के लिए हम चलेंगे हमारे थर्ड पॉइंट की तरफ। थर्ड पॉइंट हमारा क्या था, स्लॉट टेबल। थर्ड पॉइंट क्या है हमारा, स्लॉट टेबल। अब जब भी हम स्लॉट टेबल की बात करते हैं तो बेसिकली अभी हम क्या समझेंगे, अभी हम फोकस नहीं कर रहे हैं कोड के ऊपर कि भाई कोड के अंदर स्लॉट टेबल क्या, कोई क्लास है, कोई इंटरफेस है, क्या चीज है, उस पर हम जाई नहीं जा रहे हैं भाई। अभी हम जो फोकस कर रहे हैं कि भाई आप कंसेप्ट के हिसाब से बताओ कि भाई स्लॉट टेबल क्या होती है। ठीक है, ऐसा मानो कि एक एरे है। एरे हम सबको पता है भाई, एक एरे है, एरे के अंदर काफी सारे आइटम्स हैं। तो इसको आप समझो कि भाई ये एक स्लॉट टेबल है। ये स्लॉट टेबल क्या करती है, ये स्लॉट टेबल आपके आइटम्स को स्टोर करती है। आइटम्स कौन है आपके, अभी हमने एग्जांपल लिया था इंस्टाग्राम का, भाई मेरे पास एक इंस्टाग्राम की ऐप है, अलग अलग स्टोरीज हैं, अलग अलग फीड्स हैं। तो लेट सपोज यहाँ पे अगर मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ या फिर एक सिंगल कंपोनेंट को पकड़ता हूँ, एक सिंगल कंपोनेंट कौन सा है मेरा, ये स्टोरी वाला मेरा सिंगल कंपोनेंट है। तो भाई जब एक स्टोरी होती है तो उसके अंदर क्या क्या होता है, जब एक स्टोरी होती है आपकी, तो स्टोरी में आपके पास क्या क्या चीजें होती है। स्टोरी में आपके पास उसकी इमेज आएगी, उसने क्या क्या स्टोरी डाल रखी है, बंदे का नाम आएगा कि भाई किसने स्टोरी डाल रखी है, टाइम वगैरह भी आता है कि कब डाली थी, और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है, डेटा होता है। तो ये सारी चीजें जो है ना, कि डेटा प्लस प्रॉपर्टीज, यूआई प्रॉपर्टीज, ये सब चीजें आपकी एक एक करके स्लॉट टेबल के अंदर इंसर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये स्लॉट टेबल के अंदर आप चीजें इंसर्ट कराओगे। अब स्लॉट टेबल की बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके यूआई को संभालने की, यूआई को पकड़ के रखने की, भाई ये आपने बनाया है। एक और थोड़ा बेसिक सा एग्जांपल लेके देखते हैं, ये तो काफी वाइड सा हो गया। ठीक है, लेट सपोज मैं बोलता हूँ कि भैया एक एरे है मेरे पास, और मेरे पास क्या है, एक ये मेरे पास स्क्रीन पे एक बटन है जिस पे लिखा हुआ है क्लिक मी। इस चीज को आप स्लॉट टेबल में डाल के बताओ कैसे डालोगे। बटन है, भाई बटन आ गया, बटन है, अंदर टेक्स्ट भी है, टेक्स्ट आ गया। बटन की कुछ प्रॉपर्टीज भी होगी, बटन का कुछ स्टेट भी होगा, वो डिसेबल है, इनेबल है, क्या भी मैं उसको क्लिक कर सकता हूँ, ऐसे ये सब चीजें। तो प्रॉपर्टी 1, प्रॉपर्टी 2, ये सब चीजें इस तरीके से मान सकते हो आप। तो क्या होगा, अब स्लॉट टेबल है, एरे है, यहाँ पे क्या होता है ना, मतलब इस चीज को आप ये समझ सकते हो कि अब हर एक आइटम के पास अपनी की भी होती है, K1, K2, ये भी होती है। जब हम पोजिशनल मेमोइजेशन, फंक्शनल मेमोइजेशन, मेमोइजेशन वाले टॉपिक टॉपिक पे जाएंगे, तब अपन इस चीज की वाले कंसेप्ट को और अच्छे तरीके से समझ में हमें क्लियर आएगा। ठीक है, अभी के लिए अपन ये समझ सकते हैं कि भाई सबके पास एक अपनी अपनी की होती है और सारी चीजें जो है वो स्लॉट टेबल में इंसर्ट होती है। ठीक है, तो ये आपको स्लॉट टेबल वाला कंसेप्ट समझ में आएगा भाई, एक बार स्लॉट टेबल है क्या, ये हमें ब्रीफ में समझ में आया। अब अपन चलते हैं अपने फोर्थ वाले पॉइंट की तरफ, गैप बफर। गैप बफर क्या है, मैं बोल रहा हूँ कि भैया गैप बफर। ठीक है, गैप बफर क्या है, गैप बफर बेसिकली एक तरीके का डेटा स्ट्रक्चर है।
डेटा स्ट्रक्चर क्या है? अब यहाँ पे आपके लिए एक सिंपल सा होमवर्क है, होमवर्क मानो, टास्क मानो, जो भी मानो, कि भाई नेट पे जाके गैप बफर के बारे में थोड़ा पढ़ के हमें बताओ कि भाई ये कहाँ कहाँ यूज आता है, या फिर इस चीज को आपने कब, क्या आप इस चीज को खुद से इम्प्लीमेंट कर सकते हो? क्या गैप बफर हम खुद से बनाया जा सकता है? कौन सी लैंग्वेज में बनाया जा सकता है? कैसे यूज कर सकते हैं? उसका रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन क्या है? तो ये आप थोड़ा चीज एक्सप्लोर करके हमें कमेंट में बताओ। अभी हम क्या करते हैं, अब गैप बफर में आपको क्या समझना है, थोड़ा सा हम ब्रीफ देखेंगे। भाई मेरे पास एक एरे है, एरे के अंदर बहुत सारे आइटम्स हैं, बहुत, लेट सपोज यहाँ पे है ना, एक 10 की एरे है, एग्जांपल ले रहा हूँ, 10 आइटम्स की एरे है, एरे की साइज कितनी है, 10। हम कैसे बोलते हैं हमेशा, n = 10, भाई एरे की साइज है 10, और यहाँ पे क्या है, मैं अलग अलग आइटम्स फिलअप कर सकता हूँ, मेरे पास दो ही आइटम है, मैंने फिल कर लिया मेरा बटन, मैंने फिल कर लिया मेरा टेक्स्ट। अब ये आइटम जो है वो सारे खाली पड़े रहेंगे। तो ये खाली वाले आइटम्स को जो है स्लॉट टेबल और इस एरे के अंदर, इसको क्या बोलेंगे, इसको मैं बोलूंगा गैप, कि भैया ये मेरा गैप है एरे के अंदर, ठीक है। अब लेट सपोज आप एक एग्जांपल लो कि भाई स्क्रीन पे मैंने वो बटन, ये बटन जो है जिसके अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ था क्लिक मी, अभी हमने देखा था, तो मैं अगर उस बटन को दबा रहा हूँ तो मैं ये चाहता हूँ कि जैसे ही मैं बटन दबाऊँ ना, तो ये बटन गायब हो जाए और कोई इमेज आ जाए स्क्रीन पे, या फिर कोई लोडिंग आ जाए, कुछ नई चीज आ जाए, कुछ अलग चीज आ जाए, ठीक है। ठीक है भाई, समझ में आ गया। तो अब हमारा क्या है ना, अब हमने स्टार्टिंग में देखा था कंपोजिशन, रिकम्पोजिशन। अब कंपोजिशन क्या थी, हमने कनेक्ट करा था उसको स्लॉट टेबल के साथ में, कि भाई जो स्लॉट टेबल के अंदर हो रहा है वो चीजें कंपोज हो रही है, वो चीजें कंपोजिशन बन रही है, स्क्रीन पे आ रही है। मतलब अभी कंपोजिशन क्या है मेरी स्क्रीन पे, कलर चेंज कर दें, अभी कंपोजिशन क्या है मेरी स्क्रीन पे, एक बटन विद द टेक्स्ट क्लिक मी, ठीक है। मैं इसको बोल रहा हूँ, मैंने लिखा है कि भाई जैसे ही तेरे पे क्लिक होए ना, तो तू गायब हो जाना, तू हट जाना, तू मत रहना स्क्रीन पे, और कुछ नई इमेज डाल देना, ठीक है। अब भाई हमें कंसेप्ट पता है, हमें रिक्वायरमेंट पता है, अब दोनों को अटैच कैसे करोगे? जब भी मैं क्लिक करूंगा, मैं ये चाहूंगा कि भाई तू है ना, ये जो बटन और टेक्स्ट हो ना यहाँ पे एरे में, तुम हट जाना, और एक इमेज का कुछ ऑब्जेक्ट या जो भी तुम मुझे बना के देना, तो मैं इसको डाल दूंगा यहाँ पे, ठीक है भाई। तो ये समझ में आ गया क्यों इसमें क्यों डालूंगा, क्योंकि ये मेरी कंपोजिशन है, यही कंपोजिशन स्क्रीन पे दिखाई देती है। तो समझ में तो आ गया कि भाई टास्क क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है, करना क्या है, ये चीज समझ में आ गई। पर ऐसा होगा कैसे, ये चीज काम कैसे करेगी? ये तो गैप बफर है, इसमें इन इस पूरे रिक्वायरमेंट में, इस पूरे टास्क में गैप बफर का क्या लेना देना है? गैप बफर समझते हैं। तो अब सिंपल सा तरीका क्या होगा ना, कि एक सिंपल सा तरीका यहाँ पे क्या हो सकता है कि भाई मेरे को बटन हटाना है, हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, बटन हटाना है, इमेज को डालना है, सॉर्टेड है, बटन और टेक्स्ट जो है वो यहाँ से हट जाएगा, वो यहाँ से क्लियर आउट हो जाएगा, और इमेज यहाँ पे फिलअप हो जाएगा, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई। थोड़ा सा अगर हम कॉम्प्लेक्स सा एग्जाम्पल लें इसका, तो वो अगर ये लेट सपोज मैं ये बोलता हूँ कि मेरा स्क्रीन पे कंपोजिशन जो है वो ये है कि भाई बटन तो है, मैं जब क्लिक करूं, अब मेरी रिक्वायरमेंट थोड़ी सी चेंज ये हो गई है कि भैया बटन जो है ना, बटन आप यहीं रखे रहने दें, बटन मत उड़ाना आप। मतलब जब भी मैं क्लिक करूं तो बटन तो यहीं रहेगा, और नीचे इमेज आ जाएगी। मतलब क्या कह रहे हो आप? अब आपको समझ में आएगा। अब इस चीज को अगर आप इस स्लॉट टेबल, इस कंपोजिशन से रिलेट करोगे, तो आपको समझ में आएगा कि भाई ये कहना चाह रहा है कि जैसे मैं बटन पे क्लिक करूंगा मेरी इमेज आ जाएगी, मतलब यहाँ पे मुझे इमेज डालनी है, ठीक है। पर भाई मतलब सही है, क्योंकि यहाँ पे डाल सकते हो, क्योंकि ये तो गैप है, यहाँ पे ये तो एम्प्टी पोर्शन है, यहाँ पे हम डाल सकते हैं, ठीक है भाई, डाल सकते हैं। अब अगर मैं ये कह रहा हूँ, ये सेकंड रिक्वायरमेंट हो गई। अब हमारी थर्ड रिक्वायरमेंट ये कह रही है कि भाई तुमने जैसे ही बटन क्लिक करा ना, तो तुम ये क्या करो, ये बटन और इमेज, ये जो इमेज आ रही है तुम्हारी, इसके बीच में एक टेक्स्ट डालो। यहाँ पे ऐसा कुछ टेक्स्ट आना चाहिए, बड़ा सा। भाई आपकी मतलब रिक्वायरमेंट हमें समझ में आ गई, रिक्वायरमेंट आपकी सही है, पर दिक्कत क्या हो गई, आपका बटन यहाँ पे बना हुआ है, आपकी इमेज यहाँ पे बनी हुई है, मेरे पास कुछ जगह ही नहीं है, मैं कहाँ डालूंगा? जो नया टेक्स्ट आएगा वो मैं कहाँ डालूंगा? मेरे पास तो जगह ही नहीं है इसमें। तो अब यहाँ पे यहाँ पे गैप बफर अपना क्या काम करेगा, कि भाई ये गैप बफर का काम क्या होता है, ये चीज अपन थोड़ी ब्रीफ में समझेंगे। ये थोड़ा सा आप एज अ टास्क या होमवर्क जैसा समझो कि ये और डीप में कैसे काम करता है। बट यहाँ पे ब्रीफ जो अपन समझ रहे हैं वो ये है कि जब भी ऐसी कोई रिक्वायरमेंट आ रही है, जब हम उसे कह रहे हैं कि एक स्पेसिफिक पोजीशन पे मुझे कुछ इंसर्ट कराना है, तो ये एरे हमेशा क्या करेगी, ये गैप बफर हमेशा क्या काम करेगा, ये इस गैप को उठा के उस जगह लेकर जाएगा, ठीक है। कैसा बनेगा, यहाँ पे छोटा सा मैं बना के दिखाता हूँ एक बार। बटन, टेक्स्ट, गैप कितने का है भाई, 3 आइटम का गैप है। तो 1 2 3,
3 आइटम का गैप, इमेज, ये जो गैप है वो यहाँ उठ के आ गया। अब आपको अपना टेक्स्ट यहाँ पे डाल देना। ये आपका नया वाला जो टेक्स्ट है, ये आपका जो नया वाला टेक्स्ट है वो यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब आपको हमें ये बताना है कि ये गैप कैसे इधर मूव होकर गया है, ये इमेज इधर किस तरीके से शिफ्ट हुआ है, ये आपको समझ में आएगा गैप बफर वाले डेटा स्ट्रक्चर में। बट बेसिक हमें ये समझ में आ गया है कि भाई ये ऑल ओवर ये जो कंसेप्ट है, यूआई आना, यूआई का जाना, यूआई की कंपोजिशन का बनना, ये कैसे काम कर रहा है। तो बेसिक हमें यहाँ पे कंपोजिशन वाली चीज समझ में आ गई है। हमने क्या देख लिया है, कंपोजिशन रिकम्पोजिशन वाले वर्ड को अभी हमने समझा है। रिकम्पोजिशन यहाँ पे अभी हमने लगा के नहीं देखा है। अभी तक हमने क्या देखा, कंपोजिशन कैसे बन रही है, स्लॉट टेबल क्या थी, गैप बफर क्या थी, कंपोजिशन जब बनी तब स्लॉट टेबल और गैप बफर का क्या रोल था, वो अपन ने यहाँ पे समझ लिया है, सॉर्टेड है। अब अपन एक छोटा सा और एग्जांपल लेके फटाफट से रिकम्पोजिशन वाले वर्ड को भी इसमें समझ लेते हैं। क्या एग्जांपल है, मेरे पास एक ये मेरा गैप बफर है, ये मेरी स्लॉट टेबल है जिसके अंदर कंपोजिशन मेरी बनी हुई है कि भैया बटन है, आपके पास एक टेक्स्ट है और यहाँ पे एक दो गैप बने हुए हैं। अब मुझे रिकम्पोजिशन करना है। रिकम्पोजिशन क्या करना है, ये अपना जो बटन है ना, जो कि अगेन जो बोल रहा है क्लिक मी, तो इसका कहना ये है कि जब भी आप मेरे को क्लिक करो ना, मेरा टेक्स्ट चेंज हो जाएगा। कौन सा टेक्स्ट चेंज हो जाएगा, ये वाला टेक्स्ट चेंज हो जाएगा। तो अब ये वाला टेक्स्ट चेंज हो जाएगा, इसका मतलब क्या है, हमें रिकम्पोज करना है। तो इंटरनली जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, तो इस क्लिक करने के बाद इस कंपोजिशन को ये पता होना चाहिए कि ये जो टेक्स्ट लिखा है क्लिक मी, वो ये वाला टेक्स्ट है। ये वाला टेक्स्ट है, मतलब हमने बताया था स्टार्ट बीच में, ये भी बताया था कि हर एक आइटम के पास अपनी एक की कुछ होती है। ठीक है, वो हम मेमोराइजेशन वाले पॉइंट में समझेंगे कि भाई की क्या होती है। पर जैसे ही मैंने उसके ऊपर क्लिक करा, वो यहाँ पर आया, उसने देखा कि अच्छा ये टेक्स्ट है, टेक्स्ट कौन है, ये की वाला टेक्स्ट है, अच्छा ये की वाला टेक्स्ट है, इसको अपडेट कर दो, इसको अपडेट कर दो, इसको अपडेट कर दो। पर भाई इस बटन को हाथ मत लगाना, आप इस बटन को कुछ मत करना। क्यों, बटन में थोड़ी ना कोई चेंज हुआ है, मतलब इस वाले ऑब्जेक्ट में कोई चेंज नहीं हुआ है, आपका सिर्फ चेंज किस में हुआ है, इस टेक्स्ट में चेंज हुआ है। तो आप इस पे मतलब रिकम्पोजिशन का मतलब आप थोड़ा थोड़ा हमें यहाँ पे समझ में आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है, रिकम्पोजिशन उस आइटम को रिकम्पोज करना, उस कंपोनेंट को रिकम्पोज करना जो कि चेंज हुआ है। अगर कोई दूसरी चीज यूआई ट्री में, मतलब यूआई ट्री मतलब जो कि ये हमारी स्क्रीन में जो अलग अलग चीजें आ रही है, इसको एक बार ट्री जैसा समझो कि भाई अलग अलग आइटम्स हैं। अगर उसमें कोई आइटम दूसरा चेंज नहीं हो रहा है तो उसको रिकम्पोज नहीं करना है। जिसका डेटा चेंज हुआ है, जिसकी प्रॉपर्टी चेंज हुई है, सिर्फ उसे ही रिकम्पोज करना है। ठीक है, यहीं पे थोड़ा अगर हम बहुत ज्यादा डिटेल वगैरह में जाते हैं, तब अपन बहुत सारे लोग ये कोशिश, मतलब हमारे जब हम कंपोज के अंदर यूआई बना रहे हैं, हमारी कोशिश ये है कि रिकम्पोज कम से कम होए और अननेसेसरी रिकम्पोज ना होए चीजें। क्यों, कोई आपने यूआई बना दिया, अब जब वो रिकम्पोज हो रहा है वो फंक्शन, तो सारी चीजें अपडेट हो रही है, सारी चीजें रिकम्पोज हो रही है अननेसेसरली। क्यों, क्योंकि वो चीजें उनका कोई डेटा अपडेट हुआ नहीं है, बस वो रिकम्पोज हुए जा रही है। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है, हम आगे प्रोजेक्ट्स में समझेंगे इन चीजों को। बट अभी हमें ये समझ में आ गया कि भाई रिकम्पोज क्या हो रहा है। एक और इसमें समझा देता हूँ भाई, जब आप रिकम्पोजिशन, इसको शॉर्ट में रिकम्पोज बोल लो, रिकम्पोज का मतलब क्या हो रहा है, इसको इस तरीके से समझो, रिकर्जन। ठीक है, एक आपके पास एक फंक्शन है, क्या फंक्शन है आपके पास, बटन, बटन वाला आपका फंक्शन है। यहाँ पे आपका कंपोज का यूआई लिखा हुआ है। इसने क्या करा, ये एट द रेट कंपोजेबल फंक्शन है, अभी मैं समझाऊंगा एट द रेट कंपोजेबल का मतलब क्या होता है। पर यहाँ पे क्या हुआ, ये फंक्शन रन हुआ, एग्जीक्यूट हुआ, ये फंक्शन बटन बना, स्क्रीन पे बटन आ गया, इसकी कंपोजिशन बनी और स्क्रीन पे आपका बटन विजिबल हो गया। अब रिकम्पोज कैसे होएगा, तो इस बटन फंक्शन को इंटरनली या फिर एक्सटर्नली कुछ ऐसा इन्वोकेशन मिलना चाहिए कि भैया तुम्हारा डेटा चेंज हो चुका है, तुम में कुछ तो मतलब चेंज हो रहा है, कुछ चेंज की रिक्वायरमेंट आई है। तो जैसे ही चेंज की रिक्वायरमेंट आती है ना, तो इंटरनली ये फंक्शन, ये कंपोजेबल और कंपाइलर कंपाइलर कुछ इंटरनली ऐसे कोड लिखता है जिसकी वजह से ये फंक्शन का कॉल क्या है, फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं आप, उसका नाम लिखते हो और डबल ब्रैकेट्स लगाते हो। ये फंक्शन को वापस कॉल जाएगा जब भी कोई डेटा अपडेट होएगा। तो इस फंक्शन के अंदर अगर कोई डेटा अपडेट हुआ है जिसकी वजह से कंपाइलर को और कंपोजेबल को ये लगता है कि ये फंक्शन, ये यूआई जो है वो वापस री रेंडर होना चाहिए स्क्रीन पे, तो इस फंक्शन का कॉल जो है, ये बटन वाला कॉल जो है, ये कंपाइलर वापस इसे कॉल करेगा। तो ये वापस इन्वोक हुआ, तो ये हो गया आपका रिकम्पोजिशन। रिकर्जन जैसा फील आ रहा है कि भाई
कॉल फंक्शन के अंदर की फंक्शन कॉलिंग कॉलिंग हो रही है। तो ये हमने समझ लिया रिकम्पोजिशन क्या हो रहा है। कोड में थोड़ा देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में, तो और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अब अपन चलते हैं मेमोइजेशन की तरफ। ठीक है, मेमोइजेशन हमने पढ़ा है हमारी डीएसए की क्लासेस में, हमने मेमोइजेशन अच्छे से पढ़ रखा है। थोड़ा सा अपन यहाँ पे ब्रीफ में ही लेंगे। मेमोइजेशन क्या होता है? सिंपल सी बात, याद रखना, कि भाई याद रख लो कुछ भी चीज कैसे होता है। अब अगर आप बोलो कि यार एक फंक्शन है वो कुछ हैवी ऑपरेशन परफॉर्म करता है, कुछ भी अंदर कुछ भी चीजें परफॉर्म करता है, और उसके अंदर एक पैरामीटर जो है वो आप, लेट सपोज आप है ना, इस फंक्शन का नाम है ए बोल देता हूँ मैं। ए को आप कॉल कर रहे हो, फंक्शन में कुछ इनपुट भेज रहे हो 1, यहाँ से कॉल कर रहे हो डेटा आ रहा है, यहाँ से भी कॉल कर रहे हो डेटा आ रहा है। तो भाई जितनी बार भी कॉल करोगे वो बार बार परफॉर्म करेगा। तो कुछ ऐसा बनाओ ना कि भाई अगर एक फंक्शन को एक प्रकार का इनपुट दिया गया है, ठीक है, तो वो उसे याद रख ले कि भाई तू है ना, मतलब मैं तेरे को ये फंक्शन दे रहा हूँ, मैं तेरे को ये इनपुट दे रहा हूँ, इस फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ और ये इनपुट दे रहा हूँ। अगर इस फंक्शन को अगली बार मैं इसी इनपुट के साथ में कॉल करूँ ना, तो मुझे बिना परफॉर्म करने डेटा दे देना, तू डेटा सेव करके रख ले। तो इस चीज को बोलोगे आप मेमोइजेशन। ये क्या चीज हो गई? फंक्शनल मेमोइजेशन, फंक्शन की मेमोइजेशन। मतलब ये फंक्शन जो है वो याद करके रखेगा चीजों को कि भाई सेम इनपुट सेम आउटपुट, सिंपल सा कंसेप्ट है। अगर इसमें आपके पास और भी कोई अलग तरीके से समझने की, अगर आपने ये टॉपिक और भी कोई अलग तरीके से समझा है तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। तो ये हो गई आपकी फंक्शनल मेमोइजेशन। ठीक है, पोजिशनल मेमोइजेशन अब क्या कर रहा हूँ मैं? पोजिशनल मेमोइजेशन का जो कंसेप्ट है वो मैं स्लॉट टेबल वाले और गैप बफर वाले के साथ में अटैच करके देख रहा हूँ। दोनों को ऐड करके समझ रहे हैं अपन। कैसे समझेंगे वो देखते हैं। भाई मेरी ये ना टेबल थी, स्लॉट टेबल थी, ये मेरा गैप बफर था, मेरा बटन यहाँ पे रखा हुआ था, मेरा टेक्स्ट यहाँ पे रखा रखा हुआ था, ये आपकी कंपोजिशन थी। आप बोल रहे हो कुछ तो पोजिशनल मेमोइजेशन। पोजिशनल मेमोइजेशन पहले की समझ लेता हूँ भाई। पोजीशन, भाई पोजीशन, पोजीशन इंडेक्स, प्लॉट टेबल का इंडेक्स। ठीक है भाई, इंडेक्स। तो क्या करोगे? हमने बोला था रिकम्पोजिशन। रिकम्पोजिशन कैसे बोला था? कि वो रिकम्पोजिशन में अगली बार आएगा, वो देखेगा कि क्या मेरा बटन चेंज हुआ है, मुझे बटन को चेंज करना है नहीं करना है। वो चेक करेगा कि मुझे टेक्स्ट को चेंज करना है, हाँ टेक्स्ट को चेंज करना है, तो वो स्पेसिफिकली सिर्फ टेक्स्ट को चेंज करेगा। क्यों? हमने कुछ बात करी थी की के लिए कि भाई कुछ तो की का कंसेप्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा है? यहाँ पे कीज मैचिंग हो रही है। ठीक है, आप सिंपली क्या करोगे? की मैचिंग कराओगे कि भाई की मैच हो रही है, आपको की अगर सेम मिल रही है तो आप रिकम्पोज कराओ, नहीं तो मत कराओ। तो ये बेसिकली आपका की मैचिंग वाला सिस्टम हो गया। क्या हो रहा है यहाँ पे? आपने बोल दिया यार स्क्रीन पे एक बटन बन रहा है, एक टेक्स्ट आ रहा है। लेट सपोज अगर उसी स्क्रीन पे एक बटन है, दो बटन है, तीन बटन है, तीनों बटन है और तीनों बटन के अंदर बटन और टेक्स्ट है, मतलब कंपोजिशन की, अब कंपोजिशन कैसे दिखेगी? कंपोजिशन तीनों सेम दिखेगी। इसके पास भी बटन होगा, इसके पास भी टेक्स्ट होगा, फिर खाली कुछ चीजें होंगी, और सेम ये सेम चीज 3 बार चलेगी। सबकी अपनी अपनी कीज होंगी, सबकी अपनी अपनी कीज होंगी। तो सब जगह क्या हो रहा है? बेसिकली की मैचिंग सिस्टम हो रहा है, की को मैच करा रहे हैं और देख रहे हैं। पर पोजिशनल मेमोरिजेशन, अगेन पोजीशन, यहाँ पे पोजीशन का क्या मतलब आ रहा है? अपन एक बार बात कर लेते हैं कंपोज ट्री की। भाई क्या होता है जब भी कोई स्क्रीन बनती है ना आपकी, और यहाँ पे जब आप बटन या कुछ चीजें बनाते हो, तो ये स्क्रीन एक ट्री जैसा दिखता है। कैसे दिखता है? एक तो इसके पास पेरेंट होता है कि भाई पेरेंट का लेआउट कौन सा है। लेट सपोज ये हम कॉलम स्टाइल में दिखा रहे हैं, वर्टिकल स्टाइल में दिखा रहे हैं, मैं इसे बोल दूंगा कॉलम। कॉलम के पास में चाइल्ड क्या क्या है? एक बटन है बटन 1, एक बटन है बटन 2, एक बटन है बटन, उसके अंदर एक बटन, उसके अंदर एक टेक्स्ट है T1, इसके अंदर एक टेक्स्ट है T2। अब ये हो गया आपका कंपोज ट्री। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, क्या लिखा है मैंने? यहाँ पे लिखा है कि भैया ये जो आपका है, ये जो आपका है वो है कंपोज ट्री। अब मेरे को सिर्फ ये चीज अपडेट करनी है। क्या अपडेट हो रहा है? मेरे बटन 1 का सिर्फ टेक्स्ट 1 अपडेट हो रहा है। अब क्या होगा? पोजिशनल मेमोरी। भाई जब आपका कोई तो एग्जीक्यूशन, जो हम कोड में समझेंगे, जब कोड कोई भी एग्जीक्यूशन आपका इस कॉलम के पास आएगा, कॉलम को बताएगा कि भाई आप, कि भाई T1 अपडेट होने आया है, आप T1 बताओ मुझे कहाँ पर है और मुझे उसको अपडेट करना है। वो यहाँ जाएगा, उसको पोजीशन याद है, पोजीशन उसने मेमोराइजेशन, पोजीशन उसने याद रख रखी है। वो यहाँ जाएगा, उसको पता है कि भाई B1 के पास में T1 है, आप T1 के पास में भेजो, आप T1 के पास में भेजो, तो वो स्पेसिफिकली T1 को अपडेट कर लेगा। तो ऑल ओवर यहाँ पे ये है कि भाई पोजिशनल मेमोराइजेशन वाला जो कंसेप्ट चल रहा है वो यहाँ पे की के रेस्पेक्टिव में चल रहा है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया मेमोराइजेशन, पोजिशनल मेमोराइजेशन क्या हो रहा है, फंक्शनल मेमोराइजेशन क्या होता है, वो अपन ने देख लिया, और अपन ने देख लिया कंपोज ट्री क्या होता है। अभी अपन के पास 2 और टॉपिक बच रहे हैं।
हमने ऑल ओवर सारी चीजें कवर कर ली है, पर दो चीजें और बच रही है। क्या बच रही है? एक भाई कंपाइलर। कंपाइलर मोस्टली आप थोड़ा जब कोड देखेंगे ना तो ज्यादा समझ में आएगा, बट अभी के लिए अपन थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। एक कंपाइलर वाला टॉपिक बच रहा है अपना, और एक अपना बच रहा है एट द रेट कंपोजेबल। ठीक है, इन दोनों को एक साथ में समझेंगे तभी समझ में आएगा। कैसे समझ में आएगा? भाई जब आप कोई भी कंपोजेबल में आपने देखा होगा, बिल्कुल जब कोई बंदा स्टार्ट करता है कंपोज पढ़ना, उसको बोलते हो कि भाई एक फंक्शन बनाओ किसी भी नाम का, मैं बोल देता हूँ टेस्टिंग, और उस फंक्शन को एट द रेट कंपोजेबल से एनोटेट कर दो, तो वो आपका कंपोजेबल फंक्शन बन जाएगा। ठीक है भैया, और आप अपना यहाँ पे यूआई लिख दो, यूआई यहाँ पे आ जाएगा। पर जब आप कंपोजेबल कर रहे हो ना, किसी फंक्शन को एनोटेट कर रहे हो कंपोजेबल के साथ में, तो हो क्या रहा है, कंपाइलर क्या कर रहा है, उसको कैसे पता है कि भाई ये ही यूआई है? वो इंपॉर्टेंट है समझना। ठीक है, तो ये अपन समझते हैं। अब अभी के लिए अपन ने क्या समझा कि कंपोजेबल क्या होता है। कंपोजेबल एक प्रकार का एनोटेशन है जो कि फंक्शन के ऊपर लगाया जाता है, और भी कहीं कहीं लगाया जाता है। वो आप कंपोजेबल के अंदर अंदर जाके आप उसको समझना कि भाई इसके एनोटेशन टारगेट क्या क्या है। क्या समझोगे आप इसके कि भाई एनोटेशन टारगेट क्या क्या है? कमेंट में हमें बता सकते हो कि कौन कौन सा एनोटेशन टारगेट है, जहां जहां पर ये एनोटेशन लग सकता है। अपन बात करते हैं कंपाइलर की। करे कंपाइलर की, भाई कंपाइलर, तो कंपाइलर क्या करता है ना, कंपाइलर कंपाइलर पहले तो किसका कंपाइलर है? कॉटलिन का कंपाइलर है। आप कोड किसमें लिख रहे हो? कॉटलिन में कोड लिख रहे हो। अब कंपाइलर आएगा, कंपाइलर आके ये देखेगा कि भाई आपने एक फंक्शन लिखा हुआ है टेस्टिंग नाम का, जिसको आपने एनोटेट कर रखा है कंपोजेबल वर्ड से। ठीक है, तो कंपाइलर को पता है कि जब भी उसे कंपोजेबल नाम का ऐसा एक एनोटेशन उसे मिलता है उस फंक्शन पे, तो उसका क्या काम है? वो क्या करेगा, इस फंक्शन के अंदर दो पैरामीटर भेजेगा। क्या भेजेगा? एक भेजेगा वो कंपोजर, और एक भेजेगा वो चेंज्ड। ये उसका नाम है बेसिकली। तो ये तो कंपोजर एक क्लास होती है। कंपोजर हम कोड में जब जाएंगे तब उसमें अच्छे से देखेंगे कि भाई कंपोजर क्या होती है, और चेंज्ड जो है वो बेसिकली एक इंटीजर है। ठीक है, अब अगेन मैं इसको क्लियर करता हूँ एक बार। हमने जो फंक्शन बनाया था जिसके अंदर हमने क्या करा था, एक कंपोजेबल जो हमने फंक्शन बनाया था। ठीक है, मैं यहाँ पे सिंपल तरीके से लिख रहा हूँ, एट द रेट हमने कंपोजेबल फंक्शन बनाया था। उसके अंदर मैंने बटन बनाया था, और बटन के अंदर मैंने टेक्स्ट लगाया था। अब मैंने तो सिर्फ कोड कितना लिखा है? मैंने कोड सिर्फ इतना सा लिखा है। पर जब ये कंपाइलर में जाएगा, कंपाइलर इसको देखेगा कि भाई आपके पास एट द रेट कंपोजेबल लगा हुआ है, तो वो इसके अंदर बहुत ही सारी चीजें ऐड ऑन कर देगा। क्या क्या चीजें ऐड ऑन कर देगा? ये वही सारी चीजें ऐड ऑन करने वाला है जो अभी हमने सारे कंसेप्ट पढ़े हैं। क्या क्या पढ़े हैं? स्लॉट टेबल बनाना, कंपोजिशन कैसे होगी, रिकम्पोजिशन अगर होगी तो कौन सी की आएगी, कौन सी की मैच होगी, कौन सी की मैच नहीं होगी, और ये जितनी भी सारी चीजें हैं वो कंपाइलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि अगर इस फंक्शन को वापस अगर इन्वोक करना है, इन्वोक करने का मतलब रिकम्पोजिशन बोलेंगे। इस फंक्शन को अगर वापस रिकम्पोज करना है, तो वो कोड कहाँ से लिखा जाएगा? वो इसी के अंदर से लिखा जाएगा, इसी के अंदर से कॉल होएगा, रिकर्जन हमने बात करी थी। तो ये सारी चीजें कंपाइलर के अंदर कंपाइलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ये सारी चीजें करना। ये चीज थोड़ी और डिटेल में अच्छी तरीके से समझ में आएगी जब हम कोड देखेंगे इस पार्ट नेक्स्ट वीडियो में। तो आज हमने कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ लिए, हम एक बार वापस जाके फटाफट से देख लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा है। आज हमने ये सारी चीजें कवर कर ली है। क्या क्या चीजें हमने कवर कर ली है? भाई कंपोजिशन हमने कवर करा है, कंपोजिशन क्या होता है, स्क्रीन पे यूआई कंपोज होता है जो हम बनाते हैं। रिकम्पोजिशन हमने पढ़ा कि भाई रिकम्पोज वो वापस रेंडर कैसे हो रहा है, वो वापस अपडेट कैसे हो रहा है, कैसे वैल्यूज अपडेट हो रही है। हमने स्लॉट टेबल के बारे में जाना कि भाई स्लॉट टेबल क्या थी। ठीक है, हमने गैप बफर जाना, गैप बफर क्या है, एक प्रकार का डेटा स्ट्रक्चर है, वो कैसे इंसर्ट करता है। आपको ये सही देखना है कि जब कोई आइटम ऑलरेडी किसी एरे के अंदर रखा हुआ है, और अगर मुझे किसी स्पेसिफिक पोजीशन पे कोई आइटम अपडेट करना है, तो वो जो गैप है वो कैसे मूव ऑन कर रहा है इधर से उधर, और कैसे नया डाटा फिलअप हो रहा है, वो हमने देखा है। कंपाइलर और कंपोजेबल, कंपाइलर का रोल क्या होता है, कंपाइलर क्यों इंपॉर्टेंट है, कंपोजेबल यहाँ पे क्या काम कर रहा है, वो हमने देखा है। उसके बाद हमने मेमोइजेशन समझा था कि मेमोइजेशन फंक्शनल और पोजिशनल दोनों। मेमोइजेशन क्या है? मेमोइजेशन एक कोई मतलब चीजों को याद रखना, मेमोरी बनाना, याद करके रखना, ताकि अगली बार उस चीज को बार बार प्रोसेस ना करना पड़े, बार बार फंक्शन को चीजें परफॉर्म ना करनी पड़े, ना बार बार ऑपरेशंस ना परफॉर्म करने पड़े। और हमने कंपोज ट्री भी देख लिया कि भाई जब कोई आपकी यूआई स्क्रीन पे बनता है तो कंपोज का ट्री किस प्रकार से दिखता है, वो सब चीजें देखिए। तो आज हमने इस वीडियो में काफी सारी चीजें कंसेप्ट लेवल पे हमने चीजें समझ ली है। अगले वीडियो में हम कोड में जाके और थोड़ा डिटेल में समझेंगे, और अगले ही वीडियो में हम एट द रेट प्रीव्यू के बारे में बात करेंगे कि जब आप यूआई बनाओगे तो प्रीव्यू कैसे काम करेगा, वो हम जानने वाले हैं। तो आई होप आपको कुछ चीजें यहाँ पे समझ में आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है
या फिर आपको कोई भी इसमें कुछ हमें मिस्टेक लग रही है, आपको कुछ बताना है, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।